नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे W.H. ऑडेन की कविता द अननोन सिटीज़न। इससे पहले बहुत शॉर्ट में आप W.H. ऑडेन के बारे में जान लीजिए। 1907 में पैदा हुए और 1973 में उनकी मृत्यु हुई। W.H. ऑडेन वॉज बॉर्न इन 1907, तो 1907 में W.H. ऑडेन का जन्म हुआ। ही वेंट टू बर्लिन, वो बर्लिन गए आफ्टर हिज स्कूल एजुकेशन, अपनी स्कूली शिक्षा ख़त्म करने के बाद। ही ट्रेवल्ड वाइडली इन 1938, 1938 में उन्होंने काफ़ी विस्तार से यात्रा की। माइग्रेटेड टू USA, यानी अमेरिका को माइग्रेट कर गए वो। एंड सेटल्ड देयर, और वहाँ पर स्थापित हो गए। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद ही रिटर्न टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड वापस आए। एंड वॉज अपॉइंटेड, और उनको नियुक्त किया गया प्रोफेसर ऑफ पोइट्री यानी काव्य का, पोइट्री का प्रोफेसर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग 1956 to 61। ही पास्ड अवे इन वेनिस, और वेनिस में उनकी मृत्यु हुई इन 1973, 1973 में। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स आर पोएम्स 1930, द ऑरेटर्स 1932, द डांस ऑफ डेथ 1933 एंड द डॉग बीनीथ द स्किन 1933। एक दो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं बुक में यहाँ पर। ये जो पोएम है 1935 में पब्लिश हुई थी, और W.H. ऑडेन की जो मृत्यु हुई थी वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई थी। डेट तो सही है, मतलब इसी साल को हुई थी, लेकिन ये वेनिस नहीं, वियना होगी, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो अगर इस कविता की हम बात करें, ये देखने में काफ़ी सिंपल सी कविता है, लेकिन इसका मीनिंग बड़ा गहरा है। इन द अननोन सिटीज़न यानी अज्ञात नागरिक, तो ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, एक आम आदमी की कहानी है जो कि अपने पूरे जीवन अपने सारे काम करता रहता है और लास्ट में कब्र में दफन हो जाता है। उसके बारे में कोई नहीं जानता, कहीं इतिहास में उसका नाम नहीं लिखा जाता, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है एक तरीके से मरने के बाद। तो देखिए पोइम को देखते हैं। ही वॉज फाउंड, पहले तो ये देखिए कि ये उसकी कब्र है। 2IS 7M378, ये उसकी कब्र का नंबर है। दिस मार्बल मॉन्यूमेंट इज़ इरेक्टेड बाय द स्टेट, ये जो मार्बल का यानी संगमरमर का स्मारक है, इज़ इरेक्टेड बनाया गया है बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा। तो उसके मरने के बाद राज्य के द्वारा ये स्मारक बनाया गया है। ही वॉज फाउंड, उसको पाया गया बाय द ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी को बोलते हैं। तो सांख्यिकी ब्यूरो के द्वारा टू बी वन, एक ऐसा व्यक्ति पाया गया, अगेंस्ट होम, जिसके खिलाफ देयर वॉज नो ऑफिशियल कंप्लेंट, कोई भी ऑफिशियल यानी कि सरकारी कंप्लेंट, शिकायत नहीं थी। एंड ऑल द रिपोर्ट्स, और सारी रिपोर्ट ऑन हिज कंडक्ट, जो कि उसके व्यवहार के बारे में पता चली हैं, एग्री, वो इस बात पर सहमत हैं, दैट के इन द मॉडर्न सेंस, आधुनिक अर्थ में, ऑफ एन ओल्ड फैशन वर्ड, एक पुरानी फैशन के शब्द के, ही वॉज अ सेंट, वो एक संत था। यानी संत लोग क्या करते हैं, कुछ भी किसी का बुरा नहीं करते, ईश्वर में आस्था रखते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, तो उसको भी एक संत कहा जा सकता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं किया। फॉर, क्योंकि इन एवरीथिंग, हर चीज़ में, ही डिड, जो उसने की, हर काम जो उसने किया, ही सर्व्ड, उसने सेवा की, द ग्रेटर कम्युनिटी, द ग्रेटर कम्युनिटी यानी कि समाज की या देश की, जो कुछ भी अपने जीवन में किया उसने उससे अपने देश की, अपने समाज की सेवा की। एक्सेप्ट, सिवाय, फॉर द वॉर, युद्ध के, टिल द डे ही रिटायर्ड, उस दिन तक जब तक कि वो रिटायर हुआ, ही वर्कड, उसने काम किया, इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में, एंड नेवर गॉट फायर्ड, और उसे कभी, फायर माने काम से निकालना, तो उसको कभी काम से नहीं निकाला गया। तो एक्सेप्ट आया है ना कि केवल युद्ध के समय काम बंद रहा, उतने दिन बस उसने काम नहीं किया, बाकी तो पूरे जीवन उसने फैक्ट्री में काम किया और उसे अपने काम से कभी नहीं निकाला गया। अब काम से कभी नहीं निकाला गया, इसका मतलब वो ठीक काम करता था, काम से तो तभी निकाला जाता है ना जब बुरा काम करता है कोई व्यक्ति। बट सेटिस्फाइड हिज एम्प्लॉयर्स, बल्कि उसने अपने एम्प्लॉयर्स को, जो काम देने वाले हैं, उनको सेटिस्फाई किया, उनको संतुष्ट किया। फज मोटर्स इंक,
तो वो कहाँ काम करता था? फज मोटर्स इंक, ये आप मार्क कर लीजिएगा, इस फैक्ट्री में वो काम करता था। ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। येट ही वॉजंट अ स्कैब, येट फिर भी ही वॉजंट वो नहीं था, अ स्कैब यानी कि एक गद्दार, और ऑड या फिर बुरा, इन हिज व्यूज़ अपने विचारों में। और माने जो कि असामान्य होता है, तो वो बिल्कुल भी असामान्य नहीं था, अनकॉमन नहीं था अपने विचारों में, यानी कॉमन व्यूज़ थे उसके, क्योंकि वो एक कॉमन सिटीज़न है। फॉर हिज यूनियन रिपोर्ट्स दैट ही पेड हिज ड्यूज़, और जहाँ तक उसकी जो रिपोर्ट्स हैं यूनियन यानी कि जो राष्ट्रीय जो नेशनल रिपोर्ट्स हैं या जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, उनके अनुसार ही पेड हिज ड्यूज़, वो अपना देय उसने अदा किया, मतलब कि जो टैक्सेस थे, जो कर थे, वो हमेशा अपने अदा करता था। आर रिपोर्ट ऑन हिज यूनियन शोज़ इट वॉज साउंड, हमारी जो रिपोर्ट है उसकी यूनियंस, अच्छा ये जो मज़दूरों के अपने संघ होते हैं ना जो काम करने वाले, तो उसकी यूनियन के बारे में, तो उस यूनियन के बारे में जो हमारी रिपोर्ट है शोज़ दिखाती है दैट इट वाज साउंड, साउंड माने जो सही थी, स्वस्थ थी, साउंड माने वैसे आवाज़ होती है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है जो सही थी, स्वस्थ थी, यानी कि उसने कभी यूनियन क्या काम करती हैं, अक्सर हड़तालें करती हैं, तो जो उसकी यूनियन थी उसने कभी हड़ताल वगैरह नहीं की, वो कभी किसी हड़ताल में शामिल नहीं हुआ, तो इट वॉज साउंड मतलब कि अच्छी थी उसकी यूनियन। एंड आर सोशल साइकोलॉजी वर्कर्स फाउंड, और हमारे जो समाज मनोवैज्ञानिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पाया दैट कि ही वॉज पॉपुलर, वो लोकप्रिय था, विद हिज मेट्स, अपने साथियों के बीच, यानी उसके जो दोस्त थे जो वहाँ पे काम करते थे उनके बीच में वो लोकप्रिय थे। एंड लाइक्ड अ ड्रिंक, और उसको एक प्रकार की ड्रिंक पीना पसंद था, यानी कि शराब वो पीता था, जैसा कि थोड़ा बहुत पीते हैं मज़दूर लोग शाम को, क्योंकि थक जाते हैं तो वो लोग पीते हैं, हालांकि पीनी नहीं चाहिए, बुरी चीज़ होती है, लिवर ख़राब करती है, तो लेकिन वो पीता था, उसको पसंद थी। द प्रेस आर कन्विंस्ड, प्रेस को पूरा विश्वास है दैट ही बॉट अ पेपर, कि वो एक अखबार ख़रीदता था एवरी डे, हर दिन, जैसे कि सामान्य नागरिक खरीदते हैं। अब यहाँ पर आप देखते जा रहे होंगे कि बिल्कुल सिंपल लाइंस हैं, जो मॉडर्न पोइट्री होती है उसकी यही खासियत आप देखेंगे कि बिल्कुल सिंपल लाइंस होती हैं, और उनमें कुछ भी देखने में ऐसा ख़ास नहीं लगता। वो रोज़ाना एक न्यूज़पेपर ख़रीदता था जैसे कि हम सभी खरीदते हैं, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि एक सामान्य आदमी के लाइफ में होता क्या है, कुछ भी नहीं होता, और लास्ट में जाके वो अपनी पहचान खो देता है। तो यहाँ आप यही देखेंगे कि बाकी सामान्य लोगों की तरह वो हर दिन एक अखबार खरीदता था, उसकी हर चीज़ बड़ी सामान्य है, इसीलिए ये वो अननोन सिटीज़न है। नोन कौन होते हैं? जो कुछ ख़ास करते हैं अपनी लाइफ में। तो वो हर दिन एक अखबार खरीदा करता था। एंड दैट, और के हिज रिएक्शंस, उसकी प्रतिक्रियाएं, टू एडवर्टाइजमेंट्स, जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, विज्ञापन होते हैं अखबार में, उनके प्रति वर नॉर्मल, वो सामान्य हुआ करती थी, इन एवरी वे, हर तरीके से, जैसे सामान्य लोग प्रतिक्रिया करते हैं, अरे देखो ना पूरा अखबार एडवर्टाइजमेंट से ही भरा पड़ा है, कोई ढंग की न्यूज़ नहीं है, कोई जाने हो क्या रहा है दुनिया में, तो अखबार पढ़ने के बाद कुछ ऐसे ही रिएक्शंस होते हैं ना हमारे, तो वैसे ही उसके रिएक्शंस होते थे। पॉलिसीज़ टेकन आउट इन हिज नेम, पॉलिसी जो बीमा की पॉलिसी लेते हैं ना हम लोग, तो बीमा की पॉलिसी टेकन आउट जो कि ली गई थी इन हिज नेम, उसके नाम पर, प्रूव साबित करती हैं दैट ही वॉज फुली इंश्योर्ड, कि उसका पूरी तरीके से बीमा हो रखा था। एंड हिज हेल्थ कार्ड शोज, और उसका जो स्वास्थ्य कार्ड दिखाता है, ही वॉज वंस इन हॉस्पिटल, कि एक बार वो अस्पताल गया था, बट लेफ्ट इट क्योर्ड, लेकिन अस्पताल से जब वो निकला तो अब तक उसका इलाज हो गया था, यानी कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी उसको नहीं थी, लाइलाज बीमारी उसको नहीं थी, एक बार हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और इलाज कराकर अस्पताल को उसने छोड़ दिया। बोथ प्रोड्यूसर्स रिसर्च एंड हाई ग्रेड लिविंग, बोथ दोनों ही, प्रोड्यूसर्स जो निर्माता होते हैं चीज़ों के, जैसे घर के जितने भी गैजेट्स होते हैं, फ्रिज है, टीवी है, टीवी तो खैर टीवी होगा खैर उस वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है पोएम, 20th सेंचुरी की है,
तो जो प्रोड्यूसर्स रिसर्च है, निर्माताओं की जो रिसर्च है, उनका अनुसंधान एंड हाई ग्रेड लिविंग और उच्च स्तरीय जीवन डिक्लेयर, ये घोषणा करते हैं, ही वॉज फुल्ली सेंसिबल, कि वो पूरी तरीके से सेंसिबल था, समझदार था, टू द एडवांटेजेस ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लान, कि जो इंस्टॉलमेंट प्लान होते हैं ना, जो किश्तों में चीज़ें खरीदते हैं, तो उनके क्या फ़ायदे हैं वो उसको अच्छे से समझ में आता था। यानी कि वो जो चीज़ें खरीदता था वो इंस्टॉलमेंट्स में खरीदता था। अभी भी जैसे आप खरीदते हैं, ज़्यादातर कारें जो खरीदी जाती हैं वो इंस्टॉलमेंट्स में ही खरीदते हैं। ख़ासकर वर्किंग क्लास जो होते हैं, जिनकी सैलरी आती है हर महीने, तो वो इंस्टॉलमेंट्स में ख़रीदते हैं। तो वो फुली सेंसिबल था, उसको अच्छे से समझ में आता था कि क्या फ़ायदे हैं इंस्टॉलमेंट प्लान के, किश्तों में चीज़ें खरीदने के। तो वो किश्तों में चीज़ें खरीदता था। ही हैड एवरीथिंग, उसके पास हर चीज़ थी, नेसेसरी, जो कि आवश्यक है, टू द मॉडर्न मैन, आधुनिक आदमी के लिए। ए फोनोग्राफ, एक फोनोग्राफ था, यानी फ़ोन था उसके पास। अ रेडियो, रेडियो भी था, कार थी, एंड अ फ्रिजिडेयर, और फ्रिजिडेयर मतलब जो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज भी था उसके पास। आर रिसर्चर्स, हमारे जो अनुसंधान करता है रिसर्चर्स हैं, इनटू पब्लिक ओपिनियन, जो कि जनता की राय लेते हैं, आर कंटेंट, वो संतुष्ट हैं उसके बारे में, दैट ही हेल्ड द प्रॉपर ओपिनियंस, कि उसकी उचित राय थी, फॉर द टाइम ऑफ ईयर, समय के जो साल के हर समय के लिए, यानी कैसा मौसम है, साल पूरे साल जो भी होता है, जो भी घटनाएं होती हैं, जैसा भी मौसम होता है, तो हर चीज़ के बारे में जो उसकी राय हुआ करती थी वो प्रॉपर हुआ करती थी, उचित हुआ करती थी। When there was peace, जब शांति होती थी, he was for peace, तो वो शांति की बात किया करता था, शांति का पक्ष लिया करता था। When there was war, he went, और जब युद्ध हुआ तो वो युद्ध में शामिल हुआ। ही वॉज मैरिड, उसकी शादी हुई थी, एंड एडेड 5 चिल्ड्रन, और उसने 5 बच्चे पैदा किए, टू द पॉपुलेशन, यानी जो जनता है, पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसमें उसने 5 बच्चे अपनी तरफ से जोड़े। विच आर यूजेनिस्ट सेज, जो कि हमारा यूजेनिस्ट कहता है। यूजेनिस्ट कौन होता है? जो जैसे प्रजाति रेसेस होते हैं ना, हाँ, हमारी अपनी स्पीसीज़ होती हैं, मनुष्य एक प्रकार के तो होते नहीं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जो रेसेस होती हैं उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं वो यूजेनिस्ट कहलाते हैं, कि कैसे नस्ल को सुधारा जाए, नस्ल या कोई व्यक्ति किस नस्ल का है, तो वो यूजेनिक्स कहलाता है, और उसको अध्ययन करने वाला यूजेनिस्ट कहलाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। विच आर यूजेनिस्ट से, जो कि हमारा नस्ल सुधार विज्ञानी कहता है, वॉज द राइट नंबर, वो सही संख्या थी, फॉर अ पेरेंट, एक पेरेंट के लिए, ऑफ हिज जनरेशन, उसकी पीढ़ी के, यानी उसकी पीढ़ी के एक पिता के लिए, या उसकी कपल पेरेंट्स दिया होता तो माता पिता दोनों हो जाते, लेकिन यहाँ पेरेंट दिया है, तो उसकी पीढ़ी के पिता के लिए सही संख्या थी, यानी 5 बच्चे पैदा करना। आजकल तो हम 1 या 2 ही बच्चे पैदा करते हैं, तो उस वक्त क्या है, कोई 5 बच्चे पैदा करता था, कोई 10 बच्चे पैदा करता था, तो उस वक्त के हिसाब से सही संख्या थी 5 बच्चे पैदा करना। एंड आर टीचर्स रिपोर्ट, और हमारे जो शिक्षक हैं उनकी रिपोर्ट ये है, दैट ही नेवर इंटरफियर्ड, कि उसने कभी दखलंदाजी नहीं की, विद देयर एजुकेशन, उनकी शिक्षा से। माता पिता अक्सर स्कूल जाते हैं ना, टीचर्स से कहते हैं कि भाई ये क्या पढ़ा रहे हो, ये कैसे पढ़ा रहे हो, सही नहीं पढ़ा रहे हो, तो ऐसा वो नहीं करता था। वो अपने स्कूल में जो उसके बच्चों को पढ़ाया जाता था उसमें कोई दखलंदाजी वो नहीं करता था। वॉज ही फ्री, क्या वो आज़ाद था? वॉज ही हैप्पी, क्या वो खुश था? द क्वेश्चन इज़ एब्सर्ड, ये एब्सर्ड में ई नहीं आएगा, ये जो सवाल है ये तर्कहीन है। हैड एनीथिंग बीन रॉन्ग, अगर कुछ भी गलत हुआ होता, वी शुड सर्टेनली हैव हर्ड, तो निश्चय ही हमने सुना होता। तो अब वो आज़ाद था, खुश था, दुखी था, ये तो सवाल तर्कहीन है।
क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ उसके बारे में पता ही नहीं चलता कि उसने कुछ गलत किया या उसके साथ कुछ गलत हुआ, कभी वो जेल गया या ऐसा कोई काम नहीं हुआ, यानी वो एक सामान्य नागरिक था। तो ये एक सामान्य नागरिक की कहानी है। ज़्यादातर जो सामान्य नागरिक हैं, कॉमन सिटीज़न हैं, उनकी यही कहानी है। तो ये जो भीड़ है दुनिया की, इसमें हमारा कोई ख़ास अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई ख़ास पहचान नहीं है। हम बस पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, नौकरी करते हैं, टैक्सेस देते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं। यही हम सबकी कहानी है। तो W.H. ऑर्डन की ये जो पोएम है एक तरीके से सटायर है हम सबके ऊपर। एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर क्रिटिकल अप्रिशिएशन पूछी जाती है। क्लास टेस्ट में भी हम लोग क्रिटिकल अप्रिशिएशन लिखवाते हैं बच्चों से, और असाइनमेंट में भी अक्सर क्रिटिकल अप्रिशिएशन ही देते हैं। तो इसकी क्रिटिकल अप्रिशिएशन और देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एंड द अननोन सिटीज़न इज़ अ सिंपल बट वेल नोन पोएम, यानी जो अननोन सिटीज़न है वो एक सिंपल लेकिन अच्छे से जानी मानी कविता है। इट इज़ अ शॉर्ट सटैरिकल पोएम, ये एक छोटी सी व्यंग्यात्मक कविता है, एक्सप्रेसिंग, जो कि अभिव्यक्त करती है ऑर्डन्स डीप कंसर्न। ऑर्डन यानी कि W.H. ऑर्डन का गहरा कंसर्न माने चिंता, गहरी चिंता, फॉर अ सिटीज़न, एक नागरिक के लिए, इन अ रेजिमेंटेड सोसाइटी। रेजिमेंटेड को आप डिसिप्लिन बोल सकते हैं, एक अनुशासित समाज में। द पोइम फर्स्ट अपीयर्ड, ये कविता सबसे पहले सामने आई इन द लिसनर यानी मैगजीन में, द अगस्त 1939 इश्यू। तो उस मैगजीन का जो अगस्त का 1939 का इश्यू था, अंक था, उसमें प्रकाशित हुई है। इट वॉज लेटर पब्लिश्ड, बाद में ये प्रकाशित हुई, इन कलेक्टेड शॉर्टर पोइम्स ऑफ 1950। तो ये W.H. ऑर्डन का कलेक्शन था पोइम्स का, कलेक्टेड शॉर्टर पोइम्स नाम से 1950 में पब्लिश हुआ, उसमें ये कविता फिर बाद में पब्लिश हुई। अब देखते हैं इसका थॉट कंटेंट, यानी इस कविता में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं। द पोइम गिव्स अस अ पिक्चर ऑफ एन एवरेज सिटीज़न, ये जो कविता है हमको एक सामान्य नागरिक की तस्वीर देती है, एक औसत नागरिक की तस्वीर देती है। इन द मॉडर्न रेजिमेंटेड एंड टोटलिटेरियन स्टेट, जो आधुनिक रेजिमेंटेड यानी डिसिप्लिन्ड और टोटलिटेरियन में यानी सर्वसत्तात्मक, जिसके पास पूरी ताकत होती है, ऐसे राज्य में जो सिटीजन्स होते हैं, नागरिक होते हैं, उनकी तस्वीर है। और ये जो टोटलिटेरियन स्टेट है, विच डिनाइज, जो कि इनकार करती है, इट्स सिटीज़न, अपने नागरिकों को, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, यानी आज़ादी, विचारों की और अभिव्यक्ति की आज़ादी देने से इनकार करती है। आप देखते हैं कि जो भी पार्टी सत्ता में होती है, अगर आप उसके विचार अभिव्यक्त करते हैं तब तो ठीक है, अगर आप उसके खिलाफ बोलते हैं तो फिर आपके खिलाफ भी कार्यवाही होती है। तो ये जो टोटलिटेरियन स्टेट है, ये आज की रियलिटी है। एक नागरिक देश का उसको वही करना है, वही सोचना है जो कि सत्ता चाहती है, जो कि गवर्नमेंट चाहती है। आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, उससे नहीं लड़ सकते, और अगर लड़ते हैं जो लोग, उनको बहुत महंगा भी पड़ता है। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि वो एक सामान्य नागरिक था, इसलिए था क्योंकि उसने कभी किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया, ख़ासकर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। सच ए स्टेट सेट्स अप अ सर्टेन पैटर्न ऑफ लाइफ, तो जो सच ए स्टेट, ऐसा जो देश होता है, ऐसी जो सरकार होती है, ऐसा जो राज्य होता है, सेट्स अप, वो तैयार करता है, अ सर्टेन पैटर्न ऑफ लाइफ, जीवन का एक निश्चित नमूना वो तैयार करता है। एंड एवरी सिटीज़न, और प्रत्येक नागरिक को, हैज़ टू कन्फर्म टू मतलब उसके अनुसार रहना होता है, दैट वे ऑफ लाइफ, जीवन का वही तरीका अपनाना होता है, विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, बिना कोई इफ्स एंड बट्स होती है, प्रश्न चिन्ह लगाना, क्वेश्चन मार्क करना, बिना कोई सवाल किए। इन सच सोसाइटी, ऐसे समाज में, एन इंडिविजुअल लूजेज हिज आइडेंटिटी, एक व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है, एंड बिकम्स नेमलेस, और वो बिना नाम का रह जाता है, एंड फेसलेस, और उसका कोई फेस नहीं रहता, उसका कोई चेहरा नहीं होता, मतलब वो भीड़ का हिस्सा हो जाता है, उसका व्यक्तिगत कुछ नाम नहीं होता, व्यक्तिगत उसका कोई चेहरा नहीं होता। द अननोन सिटीज़न डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, जो अज्ञात नागरिक का वर्णन किया गया है इस कविता में, इज़ अ नेमलेस एंड फेसलेस इंडिविजुअल, वो एक बिना नाम का और बिना चेहरे का व्यक्ति है, हु लिव्ड
जिसने जिया और रेजिमेंटेड लाइफ, एक अनुशासित जीवन, एंड वॉज एडमायर्ड, और उसकी तारीफ की गई, एंड ऑनर्ड, और उसको सम्मानित किया गया, बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा, क्योंकि उसने राज्य के खिलाफ कुछ नहीं किया। द स्टेट इन हिज मेमोरी, राज्य ने उसकी याद में हैज़ इरेक्टेड, बनवाया है, अ मार्बल मॉन्यूमेंट, एक संगमरमर का स्मारक, एंड रिकॉर्डेड, और रिकॉर्ड किया है यानी लिखा है, हिज स्टैटिस्टिकल नंबर, उसका जो स्टैटिस्टिकल माने सांख्यिकीय संख्या, ऑन हिज एपिटाफ, एपिटाफ वो शब्द होते हैं जो कि कब्र पर लिखे होते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर हमने पढ़ा था ना, पोइम जब पढ़ी थी तो वो उसका एपिटाफ है, तो उसमें उसका नंबर दिया गया है। द अननोन सिटीजन, ये जो अज्ञात नागरिक है, वॉज टेकन फॉर अ सेंट, उसको एक संत माना गया, बिकॉज क्योंकि देयर वॉज नो कंप्लेंट, कोई भी शिकायत नहीं थी, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, फ्रॉम एनी एजेंसी, किसी भी एजेंसी से। सच अ पर्सन, ऐसा एक आदमी, लूजेज हिज इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देता है, फ्रीडम, आज़ादी खो देता है, एंड हैप्पीनेस, और खुशी खो देता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो भी सेट रूल्स हैं उन्हीं के अनुसार उसको चलना है, अगर उनके खिलाफ जाएगा तो जेल जाएगा, और जेल वो जाना नहीं चाहता। अ सटायरिकल पोइम, ये एक व्यंग्यात्मक कविता है, अगला हेडिंग आप ये डाल सकते हैं। द पोइम इज़ सटायरिकल इन टोन, तो ये जो कविता है उसका लहजा व्यंग्यात्मक है। द वेन ऑफ सटायर, यानी जो वेन मतलब कि एक स्ट्रीम है, एक धारा है, ऑफ सटायर, व्यंग की, इन द पोइम, इस कविता में, इज़ वेरी सटल, वो बड़ी सूक्ष्म है। द पोइम कंडेम्स, सूक्ष्म किस लिए है, क्योंकि जब आप कविता पढ़ते हैं तो आपको ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि कोई व्यंग किया गया हो, किसी का मजाक बनाया हो, सिंपली बताया गया है कि भाई एक आदमी है, यहाँ पर उसकी कब्र है, उसने ऐसा किया, अपने जीवन में ये किया वो किया। तो जो व्यंग है यहाँ पर सूक्ष्म है, जो सटल चीज़ें होती हैं वो आसानी से दिखती नहीं हैं, उनको आपको देखना पड़ता है। द पोएम कंडेम्स, ये जो कविता है वो आलोचना करती है द स्टेट, राज्य की, विच फोर्सेस, जो कि बाध्य करता है, मजबूर करता है, एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति को, टू लिव अ लाइफ, एक जीवन जीने का, ऑफ कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी मतलब आप कह सकते हैं सहमति का, है ना, जो रूल्स हैं उनके अनुसार जीने का। द सटलिटी ऑफ सटायर, ये सटलिटी होना चाहिए ना, सटली कर दिया है, सटलिटी मीन्स सूक्ष्मता, ऑफ सटायर, व्यंग की, इज़ टू बी नोटेड, देखी जा सकती है, इन द लास्ट लाइन्स, अंतिम पंक्तियों में, ऑफ द पोएम, कविता की। वॉज ही फ्री, वॉज ही हैप्पी, तो ये अभी आपने पढ़ाई था मेरे साथ। द क्वेश्चन इज एब्सर्ड, हैड एनीथिंग बीन रॉन्ग, वी शुड सर्टेनली हैव हर्ड, तो क्या वो आज़ाद था, क्या वो खुश था, यानी अगर जनरली देखा जाए तो वो आज़ाद था, हर देश का हर नागरिक आजकल आज़ाद ही है, अपने देशों में हम देखते हैं कि हम आज़ाद ही हैं, लेकिन क्या हम वाकई आज़ाद हैं? जब आप कुछ भी बोलिए किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलकर देखिए ज़रा, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने आज़ाद हैं। और वाज ही हैप्पी, क्या वो खुश था? तो भाई खुश तो यूँ तो दिखाने को हम सभी हैं, लेकिन क्या हम वाकई खुश हैं? द क्वेश्चन इज़ एब्सर्ड, तो ये जो सवाल है वो तर्कहीन है। मतलब क्या फ़ायदा इस सवाल को करने से? आप कह ही नहीं सकते कि आप आज़ाद नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं। अगर कुछ गलत हुआ होता तो हमें पता होता, तो हर किसी की यही कहानी है, हर बंदे की यही कहानी है कि बस हम पैदा होंगे और पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़े होंगे, मर जाएंगे, तो हमारे बारे में कुछ ख़ास तो सुना नहीं जाएगा। फिर देखते हैं फॉर्म, यानी ये जो कविता है उसके फॉर्म क्या है, उसका रूप क्या है। द पोएम रन्स इनटू 29 लाइन्स ऑफ अनइक्वल लेंथ, तो मैंने आपको एक फ्री वर्स पढ़ाया है, एक वीडियो बनाया है मैंने फ्री वर्स पर, तो आप देखेंगे कि कुछ इसी तरीके से अनइक्वल लेंथ की लाइन्स हैं ये। 29 लाइन्स हैं, अनइक्वल लेंथ मतलब उनकी लंबाई बराबर नहीं है। इट इज़ डिवाइडेड इन 7 स्टेंजाज, तो इसको 7 स्टेंजाज में डिवाइड किया गया है। द राइम पैटर्न इन द पोएम, तो जो राइम पैटर्न है इस कविता का, इज़ अनसर्टेन, अनिश्चित है, बट द राइम इज़ देयर, लेकिन राइम फिर भी है, जैसे कि ये इंश्योर्ड है,
और क्योर्ड है आपस में राइम कर रहे हैं। तो राइम पैटर्न तो इसमें है, दिया हुआ है। जब आप पोएम को पढ़ते हैं तो राइम पैटर्न तो उसमें दिखता है, लेकिन जो लाइंस की लंबाई है उसमें थोड़ी आज़ादी ले रखी है W.H. ऑर्डन ने, वो इक्वल नहीं है। तो इसको फुली हम फ्री वर्स तो नहीं कह सकते, क्योंकि फ्री वर्स में तो ये राइम्स भी नहीं होती, बिल्कुल एकदम से आज़ाद होती है वो कविता। तो जैसे कि आपने मेरे साथ लीव दिस चैंटिंग पढ़ा था रविन्द्रनाथ टैगोर का, तो वहाँ पर तो कोई राइम भी नहीं थी, वो फ्री वर्स का एग्जाम्पल था। फिर हम बात करते हैं डिक्शन की। डिक्शन का मतलब होता है जो भाषा है, जो शब्दों का चयन है, सेलेक्शन ऑफ वर्ड्स डिक्शन कहलाता है। द पोइम इज़ कंपोज्ड, ये कविता लिखी गई है इन क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, स्पष्ट और साधारण भाषा में। आपने देखा ही होगा कि पूरी पोइम में एक भी डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं था, बड़ी आसान सी कविता थी, आसान सी भाषा में लिखी गई थी। इट इज़ डायरेक्ट एंड फ्री, ये सीधी सादी भाषा है, एंड फ्री फ्रॉम इनडायरेक्ट रेफरेंसेस, और बिल्कुल आज़ाद है, बिल्कुल मुक्त है इनडायरेक्ट रेफरेंसेस थे। यानी जो कुछ आप पाते हैं ना कविता में, रेफरेंसेस दे होते हैं, हिस्टोरिकल रेफरेंस होते हैं, माइथोलॉजिकल रेफरेंस होते हैं, फिर हमें ढूंढना पड़ता है कि भाई ये कौन था, ये क्या था। तो वैसे रेफरेंसेस इसमें नहीं है, हमको कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ा, कोई भी वर्ड मीनिंग हमको तलाश नहीं करना पड़ा, सिंपल सी पोइम थी और समझ में आ गई। सच लैंग्वेज इज़ टॉलरेटेड, ऐसी भाषा को सहन किया जाता है इन अ टोटलिटेरियन सोसाइटी, जो सर्वसत्तात्मक समाज है। यानी अगर आप कुछ ऐसा वैसा उल्टा पुल्टा बोलेंगे या लिखेंगे तो भाई आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। तो ये आज गले में खिचखिच हो रही है, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाता, इसलिए बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखी गई है। हाउ सिंपल एंड डायरेक्ट आर द फॉलोइंग लाइन्स, कितनी साधारण और सीधी प्रत्यक्ष हैं ये जो पंक्तियाँ दे रखी हैं। ही वॉज मैरिड, उसकी शादी हुई थी, एंड एडेड 5 चिल्ड्रन टू द पॉपुलेशन, उसने 5 बच्चे जनसंख्या में जोड़े। विच आर यूजेनिस्ट से, जो कि हमारा जो प्रजाति विज्ञानी है कहता है वॉज द राइट नंबर, सही संख्या थी, फॉर अ पेरेंट ऑफ हिज जनरेशन, उसकी पीढ़ी के पिता के लिए। एंड आर टीचर्स रिपोर्ट, और हमारे शिक्षक ये रिपोर्ट देते हैं दैट ही नेवर इंटरफियर्ड विद देयर एजुकेशन, कि उसने कभी दखलंदाजी नहीं की उनकी शिक्षा के साथ। फिर है अपील ऑफ द पोइम, कि ये जो कविता है कैसे अपील करती है लोगों के लिए, या पाठक जो इसको पढ़ते हैं उनको कैसे वो अच्छी लगती है, क्या अपील करती है वो। तो द पोइम मेक्स अ डायरेक्ट अपील, ये जो कविता है वो सीधी सीधी अपील करती है टू द रीडर, पाठकों से। द मीनिंग ऑफ द पोइम, जो अर्थ है कविता का, इज़ कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज क्या होता है, छिपा हुआ होना होता है। तो वो छिपा हुआ है सो दैट, ताकि द पोइट इज़ नॉट कॉट, कि कवि को पकड़ न लिया जाए, गिरफ्तार न कर लिया जाए, बाय अ रेजिमेंटेड स्टेट, जो अनुशासित राज्य है उसके द्वारा। व्हेन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ डिनाइड, जब अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं दी जाती टू अ पोइट, एक कवि को, दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग, तब ये तरीका लिखने का इज़ रिक्वायर्ड, वांछित होता है, यानी उसकी ज़रूरत होती है। यानी आप अगर सरकार के ख़िलाफ़ ऐसे लिखेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, अरेस्ट किए जाएंगे। तो इस तरीके से उसने व्यंग किया है सरकार पर कि भाई उसके ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही ना हो। तो सिंपल तरीके से लिखी गई पोएम है, ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन थी। अब ये कहाँ है, किस यूनिवर्सिटी में प्रेस्क्राइब्ड है, मेरी यूनिवर्सिटी में तो है नहीं। तो भाई आपने किसी साहिबान ने मुझसे रिक्वेस्ट की है, आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये कविता बनाई है। लेकिन आप ये मत सोच के अपने पास ही रखिएगा कि सिर्फ आपके लिए बनी है, आप अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने आपकी मदद की, आप अपने साथियों की मदद ज़रूर कीजिएगा। तो आगे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं बनाऊंगी। कुछ कविताएं ऐसी होती हैं, कुछ एसेज ऐसे होते हैं कि आप लोग मुझसे बनवा लेते हैं वीडियो, कुछ कई सारी स्टोरीज़ हैं, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते। आपने रिक्वेस्ट की, बस आपने पढ़कर बंद कर दिया। तो आप लोगों के साथ शेयर तो कीजिए, कम से कम आप भी तो दूसरों की मदद कीजिए। तो ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।